Okay, welcome everyone. This is Dr. Sanjay Ahuja. I am going to talk about the taking care of your eyes. This is actually meant for the patients. आम लोगों के लिए है, so I'll be speaking in both Hindi and English. This is how you recently, as all of you must be aware, we recently had a World Sight Day. Every year we celebrate. हर साल World Sight Day होता है, तो इस बार अक्टूबर में भी था. So जिसको and we are celebrating that World Sight Day. So I'll be just talking about how you take care of your eyes. I'll be talking about the common eye diseases, common eye problems, और थोड़ा सा उसके some practical tips how to protect your eyesight and take care of it. देखो सबसे पहले तो everyone knows that when vision is something which we need daily. आप ये समझ लो हमारे जो ब्रेन में जो इनपुट्स जो जाती हैं 90% ऑफ द इनपुट्स दैट वी गेट इन अ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन काम कर रहा है उसकी 90% जो उसका इनपुट काम उसका आ रहा है वो सारा दैट इज कमिंग फ्रॉम द आईज ओनली. सो how much importance you can know that eye is providing 90% of the all the needs of the brain are provided by the eyes, and it's a window to the world. And this World Sight Day, as I already said, हर साल होता है, साल में एक बार अक्टूबर में. So it's a good way to remember about taking care of your eyes. So we have got almost हालांकि हमारा डाटा जो था पहले इंडिया में ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जितने ब्लाइंड पीपल है उसका डाटा जो कहता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 25% of the blind of that are there in whole of the world, 25% are in India itself. So it becomes a huge number. Out of 200 countries, so many 190, more than 190 countries, 21 just one country, India had 25% of the blindness load. But अब recently पहले definition जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने definition has recently changed, तो उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा नंबर कम आ जाएगा क्योंकि हमारी definition blindness की थोड़ा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लोअर हायर विजन पे था, तो इसलिए ब्लाइंडनेस जो है वो ज्यादा शो होती थी. बट स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर. तो इसलिए one has to be aware about the eyes. We especially Indians, they need to take care. Now पता होगा बचपन से जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना कि आई इज लाइक अ कैमरा, सो इट फॉर्म्स एन इमेज. इट इज यू हैव टू रिमेंबर कि ये आंख एक्चुअली नहीं देखती. इट इज नॉट द आई व्हिच सीज. आई जस्ट फॉर्म्स अ इमेज. जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा इमेज है. आप कैमरे में जो इमेज बनी है तो देखता तो ह्यूमन बीइंग आवर ब्रेन सीज. सो इट इज नॉट द आई व्हिच सीज. आई लाइक अ कैमरा फॉर्म्स अ इमेज व्हिच इज इन्वर्टेड. So the image is inverted and it is ultimately seen by the brain. So who is seeing? So if anybody asks, then the simple answer is that it is the brain which sees. Eye just forms a medium. It forms an image and which is carried on to the brain. तो हमारा brain देखता है ना कि आँख के various parts हैं that we can discuss as the disease will come. सबसे पहले तो चीज़ है कि we have to अब common eye problems हैं क्या? कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जो मतलब जो विजन पे इफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी जो रोजमर्रा की जो आम लोगों को भी होती है, जैसे ड्राइनेस, चश्मा लगना, आई स्ट्रेन, एलर्जीज, कलर ब्लाइंडनेस. ये कुछ आम बीमारी है जो आम लोगों में पाई जाती है, जो कि नॉट सो सीरियस है, बट दे आर ऑफ कोर्स ऑफ अ बिग न्यूसेंस वैल्यू टू अ नॉर्मल पर्सन. किसी को भी हो तो वो काफी न्यूसेंस क्रिएट करती हैं. बच्चों की खास बीमारियां 2-3 जरा मैं एक बार एक लास्ट में जरा एक आध पॉइंट बोलूंगा. चिल्ड्रन में, बच्चों में खासकर जो एक बीमारी है उसको हम बोलते हैं लेजी आई. स्क्विंट होना काफी कॉमन है बच्चों में. मतलब ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, बट स्क्विंट के साथ एक चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजी आई. लेजी आई. कई बार क्या होता है कि कोई भी बच्चा जिसकी दोनों एक आंख में मान लीजिए विजन कम है, तो कई बार क्या होता है उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसकी एक आंख में विजन कम है. उसको हम बोलते हैं लेजी आई. हो सकता है ये लेजी आई रियलाइज ही ना हो पेरेंट्स को. मान लो दोनों आंख में नंबर है, एक आंख में ज्यादा नंबर है, तो बच्चा अपनी जो ज्यादा कमजोर आंख है, जो ज्यादा वीक आंख है, जिसमें ज्यादा नंबर है, वो बच्चा यूज ही नहीं करता. और फिर हमने कई बार देखा है ऐसे क्लिनिक में, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मरीज जो 20-20, 25-25 साल की उम्र पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए, तो एकदम पता चला कि उनको तो एक आंख की नजर ही कम है.
तो आप उसको हम चेक करते हैं तो पता चला कि ये आंख की नजर तो अभी नहीं गई है, नजर तो जरूर कम से कम बचपन से ही कम है। और अगर उसने बचपन में शायद चेक कराई होती कभी नजर, चाइल्डहुड में उसने कभी कराई होती, अपने स्कूल में चेक कराया होता 5, 6, 7 साल की उम्र से पहले, तो हम उसको ठीक कर सकते थे। तो एम्ब्लियोपिया एक ऐसी बीमारी है, लेजी आई, जिसको आप करेक्ट कर सकते हो अगर अगर उसका इलाज सही टाइम पे शुरू हो जाए, यानी कि 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल की उम्र से पहले। और अगर बाद में पता चले तो वो नजर एक फिक्स हो जाती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको क्रिएट ठीक नहीं कर सकते। पर अगर पर अगर पर अगर आपका अगर अगर आपने इसको 7-8 साल तक ठीक नहीं किया तो नहीं होगी, और 7-8 साल तक अगर उसका पैचिंग करके और कुछ एक्सरसाइज करके करोगे तो वो जरूर ठीक हो जाएगी, काफी हद तक ठीक हो सकती है। ओल्ड एज की आम बीमारियां तो यही है, सबसे जरूरी सबसे कॉमन बीमारी तो प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब होता है कि 45 साल की एज के बाद हर आदमी को पढ़ने में दिक्कत शुरू हो जाती है, हर नॉर्मल आदमी, ये कोई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है और हर एक को होती है कि 45 के लगभग पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, अनलेस कि उसको दूर का माइनस का नंबर है जो उतार के पढ़ने लग जाते हैं या कुछ और रीजंस। बट जनरली 45 पे इसको हम नॉर्मल चीज मानते हैं कि अगर किसी को 40 45 की एज के बाद पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो पढ़ने का चश्मा लगाता है और उससे वो ठीक ठाक देख सकता है। इसके लिए इसमें कोई इतना इतना पैनिकी या इतना वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये उम्र की बीमारी है सिर्फ। दूसरी चीज होती है सबसे कॉमन इंडिया में, जो मैं अभी कह रहा था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 25% ब्लाइंडनेस है। तो पर ब्लाइंडनेस भी दो तरह की होती है, एक होती है जिसको आप ठीक कर सकते हो, विच कैन बी क्योरेबल। दूसरी होती है जो इनक्योरेबल, कि ब्लाइंड हो गया तो ब्लाइंड हो गया, आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो कैटरेक्ट, एक इंडिया में कैटरेक्ट का लोड बहुत हाई है। कैटरेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं सफेद मोतिया। हमारे आंख के अंदर ना एक लेंस होता है विच फोकसेज ऑन द आई, जो रेटिना पे इमेज को प्रॉपरली फोकस करता है। तो दैट लेंस इज नॉर्मली क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ क्लियर होता है। अगर वो लेंस सफेद हो जाए, जैसे इस आंख में इतना पिक्चर में इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा, बट अगर वो लेंस सफेद हो जाए तो आंख, जो रेज सामने से आ रही है वो पीछे रेटिना तक, जो हमारे पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को दिखता नहीं है। और आप इसको एक सफेद मोतिये के ऑपरेशन के द्वारा मतलब इजीली ठीक कर सकते हो। ये 100% क्योरेबल बीमारी है। आप उसको ठीक मतलब उसको रिमूव कर देते हो, जिससे पेशेंट जो है फिर से देखने लगता है, उसको सेकंड साइट आ जाती है, दोबारा से उसको विजन आ जाती है। दूसरी चीज होती है ग्लाकोमा। ये कैटरेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं सफेद मोतिया, ग्लाकोमा को हम बोलते हैं काला मोतिया। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये रंग का फर्क नहीं है। ग्लाकोमा इज नॉट अ, काला मोतिया जो है एक ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई चीज पड़ी हुई है मोतिया की तरह जिसको निकाल दिया आपने और वो आंख ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखा के थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थोड़ा सा ये एक स्लाइड है जिसमें नजर कैसे रेज फोकस होती हैं उसके बारे में बताया गया है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारी रेज आएंगी वो आके फोकस होंगी सेंटर के, रेटिना के सेंटर पॉइंट पे। अगर वो आगे फोकस हो जाती हैं तो उसको हम माइपिया बोलते हैं, माइनस का नंबर लगाना पड़ता है चश्मे को, जैसे आम बच्चों में होता है। दूसरी होती है अगर दूसरी चीज होती है अगर अगर ये रेज जिसकी पीछे फोकस होंगी तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। तो माइपिया आमतौर पे बच्चों में होता है, यंग एज पे शुरू हो जाता है। इसके दो कारण प्रमुख बताए गए हैं। वैसे तो आज तक कोई एक कारण कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर दो रीजन जो ध्यान रखने लायक है, एवरीबडी शुड रिमेम्बर देम। सेकंड, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैमिली हिस्ट्री। सो अगर फैमिली में अगर है, पेरेंट्स को लगा हुआ है एक भी, या एक पेरेंट को लगा हुआ है, तो काफी हाई चांस हो जाते हैं कि बच्चे को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज होती है एक्सेसिव नियर वर्क। मतलब ये बड़ी सारी स्टडीज से अब प्रूवन हो चुका है कि कई जो एक्सेसिव नियर वर्क करते हैं, जैसे बच्चे जो हर समय लैपटॉप कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, नियर वर्क करते हैं, उनको माइपिया होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, इसीलिए आजकल रिकमेंड करते हैं, इट हैज बीन शोन कि जो आउटडोर काम करते हैं, सनलाइट में थोड़ा काम करते हैं, सनलाइट इज सपोज टू नॉट द डायरेक्ट सनलाइट आंख में डालनी है, बट ये है कि आउटडोर जो काम करते हैं सनलाइट में, उसकी वजह से जो आई बॉल का साइज एनलार्जमेंट होता है वो उतना नहीं होता और माइपिया होने के चांसेस कम होते हैं। सो दो चीजें रिकमेंडेड होती हैं, एक तो बच्चे कम से कम नियर वर्क उतना ही करें जितना जरूरी हो, दूसरा वो आउटडोर एक्टिविटी जरूर करें। हाइपरोपिया जनरली प्लस का नंबर उतना कॉमन नहीं होता यंग एज में, बट होता है। बट इसमें खासकर एक बीमारी ये आती है कि लेजी आई के होने के चांसेस प्लस नंबर में हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर एक आंख नॉर्मल है, दूसरी आंख में प्लस नंबर है, तो प्लस वाली आई बच्चा यूज ही नहीं करता,
जिससे उसको मायोपिया, जिससे उसको लेजी आई होने के चांसेस ज्यादा है। मायोपिया में उतना लेजी आई नहीं होता जितना हाइपरमेट्रोपिया या होता है। ये एम्ब्लायोपिया लेजी आई पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसमें एक आंख को पैच करते हैं, हो सकता है कुछ कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए भी पैचिंग करनी पड़े ताकि उसकी विजन जो है इम्प्रूव कर जाए और वो आंख लेजी ना हो। पर इसको 7 से 10 साल की एज से पहले ही करना पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म सिलिंड्रिकल नंबर को बोलते हैं, ये भी एक तरह का चश्मा का नंबर हो गया। स्क्विंट ज्यादातर एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं स्क्विंट, तिरछापन, भैंगापन, प्रियक दृष्टि, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में, उसमें बच्चों की आंख में तिरछापन आता है। अगर ये तिरछापन, आप इसको ब्रॉडली दो तरह से समझ लो पेरेंट्स के लिए। अगर एक स्क्विंट है जो लगातार बना हुआ है, जिस कॉल्ड कांस्टेंट, और दूसरा है जो कभी कभी आ रहा है, इंटरमिटेंट। जो कांस्टेंट स्क्विंट होगा वो इमरजेंसी है एक तरह का, समझ लो बच्चे के लिए। अगर वो बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वो जो एक आंख जो टेढ़ी आंख है, जो तिरछी आंख है, बच्चा उसको यूज ही नहीं करेगा और ये आंख लेजी हो जाएगी। और अगर ये लेजी हो गई तो मैंने बताया फिर वो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस की वो जल्दी। तो उसको ठीक कैसे करना है, लेजी आई ना हो, इसकी स्क्विंट को जल्दी से जल्दी करेक्ट करना पड़ेगा। तो और एक स्क्विंट होता है इंटरमिटेंट, कि कभी कर रहा है बच्चा, बीच में कर रहा है, बीच में नहीं कर रहा। वो उतनी इमरजेंसी नहीं है, हो सकता है कि वो ही उसको कंट्रोल किया जा सके। जो कांस्टेंट स्क्विंट होता है उसमें सबसे जरूरी होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है बच्चे के चश्मे के नंबर की जांच। चश्मे का नंबर एक ऐसी चीज है जो जो स्क्विंट को इंड्यूस कर सकती है। किसी किसी का हाई प्लस नंबर होने से वो आंख तिरछा करने लग जाती है। तो अगर उसके नंबर को चश्मे द्वारा अगर उसके, if we correct his power, glasses power, so then the vision may improve, the vision will become okay. So you have to improve the glasses, you can improve the vision, improve the squint totally. You can correct the squint totally by just prescribing the glasses. चश्मा लगा दीजिए, उसका स्क्विंट भी ठीक हो जाएगा। और बच्चा कुछ साल के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, हो सकता है बाद में जरूरत ना भी पड़े। एक बीमारी है टोसिस। टोसिस मीन्स आंख की पलक झुकी हुई है। जिस बच्चे की आंख की पलक झुकी हुई है, कॉस्मेटिकली खराब लगती है, और अगर उसका प्यूपिल ही बंद हो गया, ये यहाँ से जो विंडो है हमारे देखने का, काला पोर्शन जो होता है, अगर यही बंद हो गया तो बच्चा देखेगा कैसे? फिर उसको वही लेजी आई हो जाएगी, वो आंख इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो इसलिए अगर उसकी पलक पूरी तरह गिर गई है तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर कम गिरी हुई है, थोड़ी बहुत है, तो उसको डिपेंडिंग ऑन कितना कॉस्मेटिकली बैड है उसके हिसाब से हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो एक्वायर्ड बीमारी, जैसे इन्फेक्शंस, आंख के अंदर पुतली का इन्फेक्शन। ये पुतली के ऊपर अगर पस पड़ गई, कॉर्निया पे, इसको बोलते हैं अल्सर। ये एक तरह की इमरजेंसी है क्योंकि ये पुतली को सफेद कर देगी, और अगर ये इन्फेक्शन पीछे तक पहुंच गया तो पूरी आंख ब्लाइंड हो सकती है। तो ये या तो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, किसी भी कीटाणु से हो सकता है। वे लोग जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, धूल मिट्टी चोट खाते रहते हैं, आंख में मिट्टी जाती रहती है, रगड़ते रहते हैं, कभी आंख में खेतों में काम करते हैं, उन सब मरीजों में ये कॉर्नियल अल्सर होने के चांस ज्यादा होते हैं। आप उसको स्पेसिफिक दवाई दो, एंटीबायोटिक दो, खाने की दो, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ये कॉमन बीमारी है जिसको हम बोलते हैं आई फ्लू। आई फ्लू, आंख में आंख आई हुई है। हम मरीज को कॉमनली भी टेल देम दैट यू हैव गॉट कंजंक्टिवाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिव। मोस्टली ये ज्यादातर सेल्फ लिमिटेड होती है, अनलेस की बैक्टीरिया कुछ ऐसे हो। कुछ केसेस में आपको खाने की दवाई भी देनी पड़ सकती है, पर ज्यादातर में आई ड्रॉप ही डालते हैं। अगर वायरस है तो कोई बैक्टीरिया, कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई काम नहीं करती। बैक्टीरियल है तो उसमें बैक्टीरिया वाली देनी जरूर पड़ेगी। और तीसरी चीज होती है एलर्जीज। एलर्जीज की वजह से भी कई बार आई कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। उसको हम आई फ्लू नहीं बोलते, उसको हम सिर्फ आई एलर्जीज बोल देते हैं। कॉमन आई फ्लू का मतलब जो वायरल से होता है उसको ज्यादातर, उसके लिए हम आई फ्लू वर्ड यूज करते हैं। सो एलर्जीज आर वेरी कॉमन। एलर्जीज जो होती हैं खासकर बच्चों में, यंग एज में शुरू होती हैं। परमानेंट दवाई तो इसकी कोई आती नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो अपने आप, ज्यादातर एलर्जीज बल्कि मैं कहूँ तो ऐसे होती हैं, दोज विच विल गो ऑफ ऑटोमेटिकली एज द चाइल्ड ग्रोज, मे बी 2 साल, 4 साल, 5 साल में these allergies they automatically disappear, but some allergies are very of great nuisance value and they continue for years together, but ultimately most of the allergies they go off with time. No medicine can, there is no permanent cure for allergy presently, but we can of course prevent the complications. तो इसमें एक ध्यान चीज देने वाली बात यह है कि कुछ लोग स्टीरॉयड, जिनसे आराम बड़ी जल्दी एलर्जी में मिल जाता है, वो डालना शुरू करते हैं और डालते ही रहते हैं जिंदगी भर बिना डॉक्टर के कहे। तो ऐसे में उनकी आंख में और बीमारियां आ जाने का बड़ा खतरा बन जाता है। तो ऐसे में कभी भी एलर्जीज में अपने आप ही कोई स्ट्रॉन्ग लंबे दवाई किसी भी मरीज को नहीं डालते रहना चाहिए। और मतलब उससे सफेद मोतिया, काला मोतिया, इन्फेक्शन और ना जाने क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो इसलिए नेवर यूज
the drug for allergy unless it has been prescribed, या you have been told specifically कि mild allergy हो तो आप ये वाली drop डाल सकते हो regularly without any consultation, only then. कैटरेक्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया, पर ये आँख की कॉर्निया, आँख का जो लेंस होता है, आँख के अंदर जो लेंस होता है वो सफेद पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट. आम बीमारी है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, बिकॉज सन एक्सपोजर इज मोर. सन रेज आर, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री तो यूवी रेज एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो इसलिए, और शायद ये न्यूट्रिशन का भी फर्क होता हो. बट फैमिली हिस्ट्री एंड डायबिटीज, ये दो चीजें हैं जो डेफिनेट इसके रिस्क फैक्टर्स है. अगर फैमिली में कैटरेक्ट है और डायबिटीज है तो दो ये डेफिनेट रिस्क फैक्टर है. इसको हम सफेद मोतिया बोलते हैं या मोतिया बिंद भी बोलते हैं हिंदी में. इसका ऑपरेशन क्या करना है, फेको सर्जरी, इसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके आप आंख में नया लेंस लगा देते हो, जिससे पेशेंट फिर से देखने लगता है. ये ऑपरेशन किया और आंख के अंदर एक नया लेंस लगा दिया गया, पेशेंट की पूरी विजन वापस आ जाती है. ग्लाकोमा मैंने बताया, काला मोतिया जिसको हम बोलते हैं काला मोतिया. ये काला मोतिया होता क्या है, ये कोई चीज नहीं है मोतिया जो पड़ा हुआ है आंख के अंदर और जिसको निकाल दो. काला मोतिया बेसिकली हमारी आंख के अंदर, आंख को आप समझ लो एक गेंद की तरह. इट इज लाइक एन आई बॉल. सो एवरी बॉल हैज अ प्रेशर. सो द आई बॉल, जो हमारी आई है, इट इज लाइक अ बॉल. सो इट हैज गॉट सम प्रेशर विच इज कॉल्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. सो 10 से 20 मिलीमीटर मर्करी के बीच में रहना चाहिए. तो अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है या किसी वजह से आंख थोड़ी उस प्रेशर को भी सेंसिटिव हो जाती है, तो ये पीछे की नर्व जो होती है, नर्व जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है बिजली की तार जो कनेक्ट करती है आंख को ब्रेन से. सो इट्स लाइक इलेक्ट्रिक वायर व्हिच इज कैरिंग ऑल द मैसेजेस फ्रॉम द आई, फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. सो अगर ये नर्व गई तो पेशेंट की लाइट चली जाएगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल डैमेज करती है. इसको बोलते हैं साइलेंट थीफ, धीरे धीरे नजर को खा जाती है. तो कई बार पेशेंट को कोई डॉक्टर अगर कैंप में या ऐसे ही केयरलेसली चेक कराया तो उसका मोतिया देखते हैं, हाँ जी तुम्हें तो सफेद मोतिया, जाओ. और पीछे का चेक ही नहीं कर पाते, प्रॉपरली चेक नहीं हो पाता, आंख का प्रेशर चेक नहीं हो पाता. तो जो भी पेशेंट 40 साल 45 साल से ऊपर है या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसको रेगुलर हर साल में एक बार जरूर ग्लाकोमा के लिए चेक कराते रहना चाहिए. और एक बार क्योंकि काला मोतिया की नजर चली गई तो फिर वो वापस नहीं आती. You cannot restore the vision by any means because it's a extension from the brain. ये nerve जो है ना, ये brain से extend होके आ रही है. So it is like a brain part. So if brain tissue is dead, then the vision goes off permanently. So इसलिए this is very important. काला मोतिया चेक करने के लिए आँख का प्रेशर चेक करते हैं. ये टच करके चेक कर रहे हैं आप, नहीं तो हवा से भी एक स्पेशल मशीन आती है जिसमें बिना टच किए चेक कर सकते हैं. फील्ड टेस्ट रेगुलर करना पड़ता है. पेशेंट का एंगल चेक करते हैं. इसके लिए काला मोतिया के लिए सबसे जरूरी है कि आप दवा लगातार रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक डालते हैं. दवा डालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमें तो याद नहीं रहता कि दवा डालनी है, भूल जाते हैं. तो आपको क्या करना है, अपने किसी एक्टिविटी से कोरिलेट करना है कि मैं जब डिनर करूंगी या मैं जब डिनर करूंगा तो डिनर करने से पहले ड्रॉप डालूंगा. बस ये एक पूरा वो बना ले. आजकल तो अब बहुत इजी तरीका है, मोबाइल पे अपने अलार्म सेट कर लो, कुछ भी. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू. यू कैन पुट अ अलार्म, मतलब यू बेटर इज कोरिलेट विद द एक्टिविटी. ऐसे बताना कि आप 2 बजे डालो फिर 10 बजे डालो, ये पेशेंट के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है. तो हम जनरली पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, जैसे आप सुबह उठो, उठते ही ड्रॉप डाल लो. अगर वो 9-10 बजे की डलने वाली है तो बोलते हैं कि जब नाश्ता कर लो आप, या नाश्ता करने लगो तो दवाई डाल लो. रात का जब दोपहर को लंच करो तब डाल लो. मतलब एक्टिविटी जो उनकी रेगुलर एक्टिविटी है, ताकि उसको याद रहेगा फिर डाल. क्योंकि दवाई ही डाल के आप उसको, आई को ये डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हो. कुछ पेशेंट्स में सर्जरी की जरूरत पड़ती है जो दवाई से ठीक नहीं होते. अब एक बीमारी आ गई है जिसका इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, एज रिलेटेड. इस समय ऐसा माना जाता है अमेरिका में जो सबसे बड़ा मेन रीजन जो है ओल्डर एज में ब्लाइंडनेस का है, वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन. इसको बोलते हैं AMD या ARMD. ये क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे पता है कि अब एज जो पहले एवरेज एज हुआ करती थी 60-65, अमेरिका में अब एज 80 में हो गई. तो 75-80 ईयर्स ऑफ एज जो होगी, तो जितनी ज्यादा एज होगी उसके अंदर उतने डीजेनरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो इसमें सेंटर में सेंटर में एक स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं मैकुला, जहाँ पे विजन सारी फोकस होती है. वहां पे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है. ये क्यों होती है, इसका कारण तो किसी को नहीं पता. मे बी स्लो and prolonged exposure to basically aging process, or prolonged and slow exposure to the
UV rays or something. There are lots of factors. There are lots of risk factors given, but exact cause is not known till today. But this also can be prevented. Can be prevented. The blindness can be prevented to some extent, but there is no cure till today for this. इसमें पेशेंट्स का एंजियोग्राफी, OCT वगैरह करते हैं. अगर किसी भी मरीज को, ओल्ड मरीज को, 50-60 साल के ऊपर के मरीज को कभी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखे, आंख के आगे धब्बा दिखे, या उसमें लगे कि एक आंख में मेरी कुछ विजन कम हो रही है, तो कई बार क्या होता है, पेशेंट एज्यूम करके बैठ जाते हैं क्योंकि ये तो मोतिया है, किसी और से सुना कि उसको मोतिया हुआ था तो शायद मोतिया ही होगा, और किसी और डॉक्टर ने चेक किया, उसने रेटिना चेक किया नहीं, या कैम में चेक कराया, या किसी ऑप्टिशियन को ऐसे ही चेक करा दिया, उसने देखा आगे आपको तो मोतिया है, और ध्यान ही नहीं दिया कि रेटिना में पीछे जो है पर्दा खराब हो रहा है. तो इसीलिए यू हैव टू रिमेम्बर, जो भी पेशेंट 40-50 से ऊपर आता है उसका रूटीनली जब चेक हो तो उसमें रेटिना भी जरूर चेक हो, पर्दा भी चेक हो, जब वो आए उसका आंख का प्रेशर जरूर चेक हो, उसका रेटिना जरूर चेक हो, अगर उसकी विजन में कुछ कमी है तो उसका कारण ढूंढा जाए. क्या ये विजन जो उसकी नजर में कमी है सफेद मोतिये से है, सफेद मोतिये के साथ कोरिलेट करती है कि नहीं, कमेंसरेट हो सकता है दो बीमारी इकट्ठी हो, तो इसलिए सफेद मोतिया है तो जितना सफेद मोतिया है उससे एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं विजन, अगर उससे एक्सप्लेन हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो हो सकता है उसके रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो, उसका रेटिना चेक करो, उसका प्रेशर हाई तो नहीं है कहीं. तो ये 3 चीजें जरूर देखनी है, कैटरेक्ट, ग्लाकोमा और ARMD ओल्ड एज में, ये 3 बीमारी है. और अगर डायबिटीज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है ये आंख के पर्दे की बीमारी है, जो पर्दे को दीमक की तरह खा जाती है. तो हम पेशेंट को, मरीज को समझाते हैं कि ये दीमक है, दीमक जो लग गई एक बार, इफ इट स्टार्ट्स इट ईट अप लाइक इट like a termite, it eats the whole retina and damages the whole retina. और ये समझ लो, the patient realizes only in 3rd, 4th stage of diabetes that he has got so much of problem. So please, all diabetics must have their eye checkup at least once a year. This has to be underlined. It is the duty of the physician to send every diabetic patient to the ophthalmologist, to the eye surgeon for the retina checkup. So retina checkup is must. देयर आर, कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होता, स्टेज 4 तक भी आके, कई बार स्टेज 3 पे आके भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, पर अगर पेशेंट को, डायबिटिक को विजन में दिक्कत आने लग गई है, कुछ और प्रॉब्लम कुछ भी आ रहा है तो उसको जरूर अपनी आंख का पर्दा चेक कराना है और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है. अब लास्ट जो कॉमन बीमारी, एक कॉमन बीमारी है जिसको हम बोलते हैं आई स्ट्रेन, टेक्निकली इसको एस्थेनोपिया भी हम बोल देते हैं. आई स्ट्रेन मे बी ड्यू टू एक्सेसिव वर्क इन द कंप्यूटर्स. This can happen due to dryness. So there are some tips to you to prevent the eye strain from computers. जैसे, और इससे होता क्या है, पेशेंट को आंख में थकावट लगती है, इरिटेशन लगती है, ड्राइनेस लगती है, वाटरिंग भी लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है. और आजकल तो क्योंकि कोविड की वजह से सारे घर में बैठे हैं और हर समय जो है डिजिटल डिवाइस के आगे बैठे हुए. मेरे पास तो अब ऐसे मरीज आते हैं जो कह रहे हैं हम सुबह 6 बजे बैठते हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कभी क्लास, कभी कुछ, कभी प्रेजेंटेशन, कुछ ना कुछ, शाम के 6 बजे तक हम 12 घंटे तक कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं. तो ये बहुत ही खराब करने वाली चीज है आंखों को स्ट्रेन, इससे आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, थकावट होगी, हेडेक होगा. अब इसके लिए कुछ टिप्स है. क्या टिप है? एक सबसे जरूरी तो होता है ब्रेक. यू हैव टू गिव द ब्रेक. ब्रेक का क्या मतलब है? इसका एक रूल लिखा होता है जो कॉमनली हम फॉलो करते हैं, 20-20-20. ये 20 क्या है? हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आंख बंद करनी है या आंख खोल के 20 फुट दूर देखना है. 20 फुट क्यों रखा है? 20 फुट इज इक्वल टू 6 मीटर. 6 मीटर इसलिए रखा है कि हमारी आई की जो मसल्स होती हैं, एकोमोडेशन जो होती है 6 मीटर के अंदर, यानी कि हम कमरे के अंदर जब भी बैठे हैं तो किसी भी चीज पे हम देख रहे हैं तो हमारी आंख की मसल्स हर समय उसको स्ट्रेन करके देख रही है, उसको फोर्स एक्सर्ट करके देख रही है, और वो जितना एक्सर्ट करती है उतना ही आई स्ट्रेन ज्यादा होता है. तो अगर आप 6 मीटर से बियॉन्ड देखेंगे, यानी कि खिड़की के थ्रू दूर देखें, अगर आपके मतलब कंप्यूटर या जो भी रूम है आपका, उसमें ऐसी एक विंडो या कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू आप देखो, थ्रू एंड थ्रू, कि दूर तक देखो, ताकि वो अंदर की मसल्स जो है रिलैक्स हो जाए. या फिर आंख बंद करके बैठो 20 सेकंड के लिए, ताकि वो आई जो है अकोमोडेट ना करे. ब्लिंक करना, एडिक्वेट ब्लिंक करना बड़ा जरूरी है, प्रॉपर पोस्चर से बैठो. ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो आई स्ट्रेन भी नहीं होगा. अब आई चेकअप रेगुलर कराना सबके लिए बहुत जरूरी है, साल में एक बार. जैसे आप आजकल हेल्थ चेक कराते हैं ना, तो आई चेकअप, तो मैंने बताया ब्रेन को 90% इनपुट्स जो है सारी आई से आ रही है. आप कभी इमेजिन करके देखो कि आंख बंद करके आप काम करके देखो,
पूरे दिन में आप कुछ काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आँख अब इफ यू विल टेक केयर ऑफ योर आईज, द आईज विल टेक केयर ऑफ यू। यू हैव टू ईट वेरी हेल्दी, वेल बैलेंस्ड डाइट। कोई ऐसी स्पेशल डाइट खानी है ऐसा जरूरी नहीं है, बट जितने ये फ्रूट्स, रेड, येलो, ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, दे हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट चाहे खाए ना खाए, बट ये फ्रूट्स जो है, ये फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आँख के पर्दे के लिए और आँख के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और बाकी आप रेगुलर चेक कराएं, साल में एक बार कराएं। जिसको कुछ खास बीमारी है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको स्पेशल चेकअप्स की जरूरत है, तो वो रेगुलर कराते रहें। बच्चों को आजकल तो देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट भी कराती है साल में एक बार ना, जरूर हर स्कूल में स्क्रीनिंग होती है कि जैसे मैंने बताया, अगर एक बच्चे की एक आंख लेजी है, ताकि वो पता लग जाए, उसकी प्रॉपरली एक आंख बंद करके उसको देखा जाए, तो उससे लेजी आई डिटेक्ट हो सकता है। तो हर स्कूल के बच्चे को, 5 साल तक के बच्चे को एक बार जरूर चेक होनी चाहिए। 40 के बाद हर साल आंख को चेक कराना है, और बाकी यंग एज पे भी 5 साल में एक बार, 4-5 साल में कोई बीमारी नहीं है तो 4-5 साल में एक बार चेक करा लें। एंड लास्टली एक कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन का। आई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब जिसका अगर कॉर्निया, ये जो ऊपर का शीशा है, ये जैसे घड़ी का समझ लो, ये पीछे ब्राउन पोर्शन दिख रहा है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। इसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, एक प्लास्टिक की परत है। एक प्लास्टिक मीन्स एक जैसे घड़ी का ऊपर एक वॉच ग्लास होता है ना, उस तरह का एक शीशा है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ये ओपेक हो जाए तो इसको कॉर्नियोप्लास्टी बोलते हैं। तो आप उसके अंदर कॉर्निया को चेंज कर सकते हो, कॉर्निया को चेंज कर सकते हैं। कॉर्निया कहाँ से आएगा? कॉर्निया आएगा सिर्फ दूसरे ह्यूमन बीइंग से। सो समबडी हैज टू डोनेट। सो अगर जो डोनेट करेगा, ये डोनेशन लाइफ टाइम में नहीं दिया जा सकता, आफ्टर योर डेथ ओनली वन कैन डोनेट द कॉर्निया। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिलेटिव, इफ यू विश, मतलब if you want that your eyes should be donated and used for some to provide the sight to the two other people, so आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली में बता दें कि मुझे डोनेट करना है वो, ताकि आपकी डेथ के बाद वो आई बैंक को इन्फॉर्म कर सकें, आपके रिलेटिव्स इन्फॉर्म कर सकें कि इसकी ये विश थी और इसके कॉर्निया को काइंडली लिया जाए। तो आज ही प्लेज करें टू डोनेट द कॉर्निया। थैंक यू।